लेकर दवाएं मोहब्बत देते हैं पैगाम सेहत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पैगाम टेलीविज़न के प्रोग्राम पैगाम सेहत के साथ आपका मेज़बान नदीमुर रहमान प्रोग्राम में खुशामदीद कहता है। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, हम जब बीमार होते हैं तो फ़ौरी तौर पर हम अपने किसी मोहल्ले के डॉक्टर के पास जाते हैं और जाकर वहाँ से उससे इलाज लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप ज़रा थोड़ा सा गौर करें तो इससे पहले भी एक प्रैक्टिस होती है और वो है हमारे यहाँ सेल्फ़ मेडिकेशन की। सेल्फ़ मेडिकेशन का रवाज इतना ज़्यादा है कि अगर मुझे किसी तकलीफ़ ने आन घेरा है तो मेरे पास डॉक्टर का लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन है और मैं उस मर्ज़ में से अफाका हासिल कर लेता हूं, तो मैं वो प्रिस्क्रिप्शन जो है वो खैरात के तौर पर लोगों में बांटना शुरू कर देता हूं। ये प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ कॉमन होती चली जा रही है और मेडिकल स्पेशलिस्ट ये कहते हैं कि हर दवा हर बंदे के लिए नहीं होती है। उसको डॉक्टर को लाजमी दिखाना चाहिए। उसकी अपनी एक वाइटैलिटी है, उसकी अपनी एक ससेप्टेबिलिटी है, यानी कबूल करने की सलाहियत है और किसी के लिए कोई एंटीबायोटिक या कोई मेडिसिन सूट करती है और किसी को वो एलर्जी कर जाती है। आज के इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का तस्करा करेंगे और उनसे होने वाली मुख्तलिफ़ किस्म की तकलीफ़ात का जिक्र करेंगे और साथ साथ ये जानेंगे कि उसके हवाले से हमें किन किन एहतियात की ज़रूरत होती है और जो ख़ास तौर पर सेल्फ़ मेडिकेशन है किसी भी मर्ज़ के हवाले से ये कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। मेरे आज के प्रोग्राम में शरीके गुफ्तगू हैं मेरे बहुत ही प्यारे मोहतरम, बहुत ही खूबसूरत डॉक्टर हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, डॉक्टर महबूब अहमद साहब। आप मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और मियां हस्पताल में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इनके साथ शरीके गुफ्तगू हैं डॉक्टर कैसर फारूक साहब। आप भी FCPS हैं, इंटरनल मेडिसन मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और जिना हस्पताल में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इन हजरात को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में मदद किया जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं जैसे अभी इंट्रो में बता रहा था, सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से। बहुत अच्छा टॉपिक है। आप यकीन करें कि सबसे पहले ना वो पाकिस्तान में एक आदत होती है तबरक मतलब ना अगर कोई बीमार हुआ है ना, सबसे पहले उसने अपने हमसाये से या गली मोहल्ले में या किसी अजीज़ो कारब से बात करनी, उसने कहना मुझे ना इस दवाई से बड़ा फ़र्क पड़ा था, तुम ज़रा ये तो करके देखो जी। अच्छा, वो जाएगा मेडिकल स्टोर पे, मेडिकल स्टोर वाले के कहेगा कि मुझे ये मसाइल हैं, ये जो दवाई ले रहा हूँ ये ठीक है, ये ठीक है। वो कहेगा हाँ ठीक है, इसमें एक दो और ये ऐड कर दें अच्छा, मतलब कि पहले उसने अपने किसी जानने वाले से नुस्खा लिया, फिर उस नुस्खे को वेरीफाई करवाया मेडिकल स्टोर वाले से, मेडिकल स्टोर वाले ने उसने अपना टच दे दिया और फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, एक नुस्खा बन जाता। अच्छा, उस नुस्खे को उसने इस्तेमाल किया, रिगार्डलेस उसको फ़र्क पड़ा है नहीं पड़ा, कुछ लोगों को पड़ जाता होगा, ज़्यादातर लोगों को नहीं पड़ता। होता क्या है कि उससे उसका मैदा ख़राब होता है या कोई इन्फेक्शन की वजह से कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई मतलब डायग्नोस हुआ नहीं प्रॉपर वो बेचारा, अब उसने कहीं ना कहीं से दवाई ले रहा है। बिल्कुल ठीक। मैं आपको सर एक छोटी सी बात बताता हूँ इसमें। मेरा अपना कज़न, मैं एक दफ़ा उसकी मुलाकात हुई, वो मुझे कहता है कि मुझे 2 साल से गुर्दे की दर्द है, गुर्दे में पथरी है मुझे, तो डॉक्टर साहब मेरा कोई इलाज ही कर दें। मैं अब गया हुआ था फोतगी पे, जनाजे पे, तो बाई चांस मेरी जब उससे मुलाकात हुई तो मैंने कहा यार मैं तो अभी जनाजे पे आया हूँ, तो अभी इस पे डिटेल में बात कर लेते हैं। मैं ज़रा बात कहता नहीं, मुझे बस 2 गोलियां लिख दें, मैं अभी लेके तो ज़रा अभी बता दें। मैंने कहा 2 साल से तुम क्या कर रहे थे? अभी भी गोलियां खा रहा था। मुझे कहता है वो फलां जो था ना वो उधर गया था, उसने जो नुस्खा किया वो भी मैंने किया, उससे मुझे हफ्ता को आराम रहा था, लेकिन उसके बाद मुझे दोबारा शुरू हो गई। फिर मैंने देखा एक और दोस्त को गुर्दे का मसला था, फिर मैंने उसका भी नुस्खा, मैं अभी तक 6 नुस्खे इस्तेमाल कर चुका हूँ। मैंने कहा तुम्हारा को अपना नुस्खा है? कहता नहीं मेरा अपना कोई नुस्खा नहीं है, वो मुझे दे दें। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ी अजीब सी बात है, हम डॉक्टर साहिबान जो हैं मतलब इनके लिए एक बड़ा अलमिया है, फौतगी पे चले जाएं, शादी पे चले जाएं, मतलब वो खाने की टेबल पे बैठे हों तो इर्द गिर्द के लोग अपनी तकलीफ़ात जो है ना वो बयान करना शुरू होते हैं। सर मैनू ऐ हो रहा है तो मैंने हो रहा, तो मैं तो लिटरली ये कह देता हूँ कि जी भाई मैं इस वक्त एक फंक्शन पर हूँ, ठीक है, मेरे क्लिनिक पर आइए या जब फ्री वक्त हो तब बात कीजिए, ये मौका इस वक्त इन बातों का नहीं है। तो मैं तो खैर इस तरह से मना कर देता हूं। मैं तो कोशिश करता हूं लेकिन वो नहीं बाज आते, माले गरीब में समझ के डॉक्टर साहब आज। अच्छा, डेफिनेटली हम सेल्फ मेडिकेशन पर भी ज़रा थोड़ी सी डिटेल से बात करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये एक ऐसा अलमिया है जो हमारे यहाँ कॉमनली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हम लोग मतलब हम नीले पत्ते वाली गोली प्रैक्टिस से ज़्यादा ये प्रैक्टिस जी बिल्कुल ऐसे ही है, नीले पत्ते वाली गोली खा लो, नीली गोली खा लो, चिट्टी खा लो। मतलब मुझे बहुत अच्छी तरह से डॉक्टर साहब याद है, मैं आपको बताता हूँ, मेरी अपनी ममानी
मतलब वो क्या करती हैं, मतलब इतना डॉक्टर्स के पास वो गई और उन्होंने इतनी मेडिकेशन अपने लिए ली। अब क्या करती हैं कि कोई डॉक्टर अगर कोई जनरल प्रैक्टिशनर उनको मेडिसिन देता है तो घर पे ला के अपने हाथ के ऊपर गोलियां खिलाती हैं। वो कहती हैं ए गोली जड़ी है ना, ए नींद दी है, अच्छा। ए गोली दर्दी है, ए कैप्सूल रेशे दा है, ए फलाने ये है वालसे ते ए फलानी ऐसे। तो एक छोटी सी गोली कहती है ए जड़ी गोली है ना सारियां दी मां हैगी। वो मेरे ख्याल में ओबियसली वो स्टीरॉयड होगा जिसको उन्होंने सबदी माँ कह के, तो वो कहती है कि ये मतलब सारा कुछ होता है। तो इस पर हम मतलब डेफिनेटली बात करेंगे, लेकिन जो मकसद है मेरा आज का सेल्फ मेडिकेशन के साथ साथ वो ये है, आप दोनों ही इंटरनल मेडिसिन में FCPS है माशाल्लाह, और ये बड़ी एक मेडिकल स्पेशलिटी है जिसमें बहुत सारे सर्जन्स आमतौर पर जब अपना काम कर चुकते हैं तो वो कहते हैं कि जब आप मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास हैं, इंटरनल मेडिसिन के लिए आप वहाँ से जाकर रजू करें। तो डॉक्टर साहब आमतौर पर कौन कौन से केसेस आपके पास कॉमनली रिपोर्ट होते हैं? सर मैं अगर बैठा हूँ ना OPD कर रहा हूँ हॉस्पिटल में, मेरे पास सबसे ज़्यादा जिगर मैदे के पेशेंट आने हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा मेरे पास पेशेंट आना है, उसने कहना है जी बदहज़मी है, गैस और डकार का बहुत मसला है, मैदे में जलन रहती है, खाना हजम नहीं होता, भूख नहीं लगती है तो बहुत ज़्यादा लगती है। मुझे सबसे ज़्यादा जिगर मैदे के मसाइल आते हैं। मतलब मैंने अगर लेट्स सपोज 10 पेशेंट देखे हैं तो 7 पेशेंट उसमें से ये हैं जिगर मैदे के मसाइल से रिलेटेड है। किसी को लूज स्टूल पास हो रहा है, किसी को कब्ज़ का मसला है, मतलब अंतड़ियाँ, जिगर, मैदा, इससे रिलेटेड सारे मसाइल होते हैं जो कि रेफ़र होके आए होते हैं, या फिर वो अरसा दराज से सेल्फ मेडिकेशन करने के बाद वो अल्टीमेटली कहते हैं कि किसी न किसी को दिखा लें। सबसे ज़्यादा तो सर जिगर मैदे के। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ये जोड़ों के दर्द की। अच्छा, जोड़ों के दर्द के मसाइल कि ये जोड़ ख़राब है, इन हड्डियों में दर्द है, चला नहीं जाता, पट्टे दर्द हो रहे हैं, जोड़ों और पट्टों के मसाइल दूसरे नंबर पे मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं जी। और तीसरे नंबर पे फिर सांस के मसाइल होते हैं जिसमें लोगों को खांसी, गला ख़राब, नज़ला ज़ुकाम और ये सांस का ना आना और माहौलियाती तब्दीली, फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से जो चीज़ें होती हैं। तो ये 3 सबसे कॉमन कैटेगरीज़ हैं। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद फिर फर्दर और मुख्तलिफ किस्म के आगे फिर ऐड होते जाते हैं, जिस तरह फिर कार्डिक पेशेंट हैं कोई इस तरह, और वही नाक कान गले के पेशेंट होते हैं, फिर आगे वो एक लंबी लिस्ट है, लेकिन सबसे कॉमन सर ये पेशेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, इनमें ज़्यादातर पेशेंट कौन होते हैं, ख़वातीन होती हैं या मर्द होते हैं? दोनों ही होते हैं, दोनों ही होते हैं। लेकिन मैदे जिगर की आवाज़ात के हवाले से अगर हम बात करें, मैदे जिगर के सर देखें कॉमन है। देखें मैदे जिगर की बीमारी ना घर की बीमारी होती है। एक घर में जो खाया जा रहा है वो मर्द भी वही खा रहा है, औरत भी वही खा रही है, दोनों को मसाइल तकरीबन मोर और लेस सेम होते हैं। किसी में उसकी शिद्दत ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, लेकिन तकरीबन दोनों ही है। आप समझ लें कि अगर लेट्स सपोज मैंने 10 पेशेंट देखे हैं तो 5-6 फीमेल्स हैं या 4-5 मेल्स हैं, इस तरह की, मतलब वो ख़ास जेंडर डिफरेंस नहीं आता। अच्छा, किस किस्म के अवारिसात मैदे और जिगर के हवाले से? सर बदहज़मी, पहले सिर्फ मैदे की अगर हम बात करते हैं, मैदे की बात करें तो सबसे कॉमन है बदहज़मी। अच्छा, सबसे कि जी डॉक्टर साहब खाना हजम नहीं होता। जब खाना खा लेता हूँ तो मैदे पे ऐसे रहता है जैसे मैदे में रुक ही गया, आगे गुजर ही नहीं रहा। उसके बाद फिर पेट में गैस बनती है, पेट में अफारा बनता है और वो जाता ही नहीं है। फिर उसके बाद बेल्चिंग, डकार और ये मसाइल होते हैं। फिर जब स्टूल पास होता है तो कब्ज़ का मसला रहता है। तो ये मैदे का सबसे बदहज़मी और पेट में गैस, ये सबसे कॉमन। इसकी वजह क्या समझते हैं आप हमारे माशरे में? सर इसमें मेरा ख्याल है बैड डाइटरी हैबिट्स हैं। अच्छा। क्योंकि हमें अक्सर आदत होती है कि खाने के साथ ना हम या तो लुकमा बड़ा बड़ा लेते हैं और उसको प्रॉपरली चबाते नहीं हैं, च्यू नहीं करते। वो बड़ा लुकमा आपने अक्सर देखा होगा, बड़ा बड़ा वाला एक रोटी के 4-5-6 पीस करते हैं और उसको ऐसे ले जाते हैं। फिर उसके बाद सर अक्सर लोगों ने साथ में बोतलें और रंग बिरंगे नीले पीले शरबत पीने होते हैं, वो उसकी बदहज़मी में और इजाफा करते हैं। तीसरे नंबर पे जो इसमें सबसे ज़्यादा है कि उसको फिर उसको हज़म करने के लिए फिर आगे से कुछ गोलियां खाते हैं, वो आगे से मज़ीद बदहज़मी करती हैं। सही। तो बैड डाइटरी हैबिट सबसे कॉमन प्रॉब्लम है बदहज़मी का। अच्छा, इसमें बता, आपने जिक्र किया कि जी वो बाद में कुछ ऐसी गोलियां खाते हैं जो उसको हज़म करने में मदद देती हैं, तो क्या ये जो गोलियां हैं वो सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर लेते हैं या किसी डॉक्टर के एडवाइस पर? नहीं सर, देखें मेडिकल स्टोर पे जाना है और कहना है जी कि मुझे ये मसला है,
उसने भी आगे कटसी में दे देनी है मेडिसिन, या किसी से पूछ लिया, या उसका अपना पुराना तजर्बा रहा हुआ कि मैं जब ये मेडिसिन इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे ठीक हो जाती है, तो फिर वो मेडिसिन इस्तेमाल कर, हालांकि उन्हें कभी भी किसी ने एडवाइस नहीं किया होता, या कभी एक आध दफ़ा किसी मसले के लिए एडवाइस किया भी हुआ है, तो बाद में वो फिर नुस्खा उनका चलता ही रहता है जब जब वो बीमार होते हैं। सही। तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ज़्यादा, मतलब इसकी वजह से ज़्यादा तकलीफात जो है ना वो बढ़ना शुरू आ हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास मतलब किस तरह के पेशेंट जो हैं सर, डेली मेरी रूटीन में रिपोर्ट होते हैं? बेसिकली 2 स्पेशलिटीज़ हैं, एक इंटरनल मेडिसिन FCPS मेडिसिन है और साथ में रोमाटोलॉजी है जी। रोमाटोलॉजी बेसिकली एक रेयर फील्ड है जो कि सुपर स्पेशलिटी है, जिसमें जॉइंट डिजीज़ को मैं मेनली देखता हूँ। लाइक हमारे पास मुख्तलिफ पेशेंट जो रेफरल होता है, मेडिसिन के लोग भी कर रहे होते हैं, जिसमें बाकी स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर भी कर रहे होते हैं, तो इसमें मुख्तलिफ जॉइंट पेन के पेशेंट्स आते हैं। जॉइंट पेन की भी मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं, जिसमें एक इन्फ्लेमेशन वाली आर्थराइटिस होती है और एक नॉन इन्फ्लेमेटरी होती है। इन्फ्लेमेटरी वाली की ऐसी मिसाल समझें कि जिसमें गैंठिया, जिसे आम ज़ुबान में बोला जाता है, कि जिसमें छोटे जोड़, स्पेशली जो हाथों की उंगलियों के जोड़ होते हैं वो सूज जाते हैं, या कोई भी जोड़ सूजने वाला जो होता है उससे हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। उसके अलावा नॉन इन्फ्लेमेटरी होता है। नॉन इन्फ्लेमेटरी है कि जिसमें एज रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम जो और मसले मसाइल की वजह से उसमें जोड़ों के दर्द होते हैं, जिसमें मेनली कमर के दर्द है, गर्दन का दर्द है, इसके अलावा घुटनों के दर्द है। ये मुख्तलिफ पेन के जो पेशेंट्स आते हैं, और मेरे पास मेजॉरिटी जॉइंट पेन्स ही होती हैं जिनको मैं मुख्तलिफ वे में डील करता हूँ। अच्छा, डेफिनेटली, मतलब हम इस पर भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आपकी गुफ्तगू से मुझे जहन में एक सवाल उभरा, वो ये कि अक्सर व पेशतर हमारी ख़वातीन, स्पेशली मर्दों की बात हम बाद में करते हैं, जी। वो ये शिकायत करती हुई हमें नज़र आती हैं कि मेरे पट्टे बड़े कमज़ोर हो गए हैं। ये जो पट्टे कमज़ोर होते हैं ये क्या होते हैं, एक, और इनकी वजूहात क्या होती हैं? देखिए, पट्टे कमज़ोर होने की बहुत सारी वजूहात होती हैं। किसी को कोई भी मेडिकल का प्रॉब्लम है, लाइक डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर का मसला है या कोई और क्रॉनिक बीमारियाँ, तो उनकी वजह से पट्टे कमज़ोर हो सकते हैं। सेकेंडली, किसी के अंदर विटामिन डी की कमी है तो उसकी वजह से पट्टे कमज़ोर हो सकते हैं। और सबसे जो बड़ी वजह है कि पट्टों, बेसिकली जो हड्डियाँ हमारी उनके ऊपर पट्टे होते हैं, और पट्टों का जब इस्तेमाल ही ना हो तो उनमें वीकनेस और वो पेन और स्टिफनेस ज़्यादा होती है। बेसिकली खिंचाव होता है जो पट्टों में, यानी कि गर्दन के या जो शोल्डर पेन होती है। इसके अलावा कमर के पट्टे हैं उनमें दर्द हो सकता है, या कूल्हे के पट्टे हैं, तो इन सब में दर्द बेसिकली ना यूज़ करने की वजह से, ज़्यादा प्रॉपर चलना फिरना नहीं है, वॉक एक्सरसाइज ना करने की वजह से पट्टों की वीकनेस उस वजह से भी होती है। जी ठीक, बहुत ठीक डॉक्टर साहब, बात तो बड़ी एकदम से चली और एकदम बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुँची कि मुझे इशारा कर दिया गया कि वक्फे का वक्त हो चुका है। तो ये गुफ्तगू जो है वो बड़ी मतलब अच्छी चल रही थी, तो फ़ौरन से जब इस तरह से इंटरप्ट आता है ना तो बाज़ बंदा परेशान हो जाता है कि अच्छा इतनी जल्दी वक्फे का वक्त हो गया। तो डेफिनेटली हमें जाना अभी है, तो जोड़ों की दर्दें चली जी एग्जैक्टली। तो मज़द ख़वातीन हज़रात, आपको बताते चलें कि इस प्रोग्राम के लिए हमें ताउन हासिल है सूफ़ी सुपर डिटर्जेंट पाउडर बनाने वाले सूफ़ी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ का। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। लेकर दवाएं मोहब्बत देते हैं पैगाम सेहत, लेकर दवाएं मोहब्बत देते हैं पैगाम सेहत। वेलकम बैक मौजूद ख़वातीन हज़रात। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर साहब बहुत सारे जोड़ों के दर्दों की तकलीफ़ात का बात कर रहे थे। इस बात को मज़ीद हम प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे, लेकिन डॉक्टर महबूब साहब की तरफ बढ़ते हैं और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने मैदे की ख़राबी का बड़ा जिक्र किया, तो इस बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ देखा ये गया है कि प्रैक्टिस है, स्पेशली अगर आप भी कभी बाहर निकलें तो रेस्टोरेंट्स की एक लंबी लाइन हमें नज़र आती है मुख्तलिफ़ इलाकों में, और ख़ास तौर पर स्पेशली हमारा जो लक्ष्मी चौक है ये बड़ा मशहूर और मारूफ है मुख्तलिफ़ कढ़ाइयों का बड़ा सारे मरकज़ हवाले से। क्या ये जो हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं, क्या ये हमारे मैदे की ख़राबी में सबसे बड़ी अवामिल हैं या कोई और वजह भी है हमारे पास? सर, डाइटरी हैबिट में जो सबसे ज़्यादा मैदे की ख़राबी है ना, वो है सब्जियों का जो तेल है, जिसको हम कुकिंग ऑयल कहते हैं, क्योंकि ये वेजिटेबल ऑयल है। ये जितना मैदे की ख़राबी करता है उससे ज़्यादा और मैदे की ख़राबी कोई भी नहीं कर सकता। सही। आप ये देखें, हमारी जितनी भी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जिसमें समोसा, पकोड़ा, जलेबियाँ, थोड़ा सा मौसम चेंज होता है फ़ौरन जाते हैं और जाके वो ये चीज़ें ले आते हैं। अब आप देखें वो जो कढ़ाई के अंदर तेल पड़ा हुआ है ना सर, वो
पहले गर्म होगा, फिर दोबारा फिर गर्म होगा, फिर गर्म होगा। जब जब कोई समोसा लेने आएगा, कोड़ियाँ और सॉरी ये डीप फ्राइड आइटम्स लेने आएगा, वो तब तब गर्म होगा। अच्छा, जब वो इतनी दफ़ा गर्म, एक तो पहले ही उसके अंदर ऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा है। ऑक्सीडेंट ये चीज़ है तेल के अंदर जो कि अंदर जाके हमारे सोजिश करती है, मैदे की सोजिश करती है, उसके अलावा हर जगह भी उसने सोजिश करनी है। लेकिन जब उसको हम बार बार गर्म करते हैं तो वो उसमें रेडिकल्स बन जाते हैं। वो रेडिकल सर ऐसे ही हैं जैसे हमने अपने अंदर मिसाइल चला दिए सर। दे आर वेरी टॉक्सिक। आप ये देखें कि हम अपने हाथों से वो जहर खाते हैं, और उसके लिए सबसे बड़ा कल्प्रिट है कि बाहर के वेजिटेबल ऑयल, कुकिंग ऑयल। ये कुकिंग ऑयल सर इतनी मैदे की ख़राबी करते हैं। अब आपने जैसे जिक्र किया कि ट्रेडिशनल फूड्स हैं, अब जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं ना सर हमारे पास, आप ये देखें उसमें भरे हुए हैं, वो ऑयली होते हैं, तरी ऐसे खाते हैं। अंदरून लाहौर में आप चले जाए ना सर, तरी का कढ़ाया उन्होंने लहदा रखा होता है और चने लहदा रखे होते हैं। आप ये देखें, मैंने बल्कि ना मैं एक दफ़ा बड़ा परेशान हुआ, मैं न्यू हॉस्पिटल से निकला तो एक पिकअप वाले पे 2 देगें थी। मैंने कहा ये 2 देगें मतलब क्या? तो कहता है जी एक तरी की है और एक चनों की है। तो मैंने कहा क्या मतलब ये, मतलब तरी ले? तो कहता है तरी लहदा होती है, अभी हम इसके अंदर तरी डालेंगे और फिर चने बेचेंगे। अच्छा, मुझे तब पता चला कि ये तरी तो बिल्कुल एक अलग सी चीज़ है, ये तो चनों का हिस्सा नहीं था बेसिकली, ये बाद में ऐड किया गया। अब सर जब वो खाना खाते हैं, वो चने खाते हैं, या वो जो ये सारी ट्रेडिशनल फूड्स खानी है, या जो कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ चलनी है, वो इसमें इतना बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है कुकिंग ऑयल का कि वो बदहज़मी का सबसे बड़ा ज़रिया बनता है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सवाल मेरे ध्यान में फ़ौरी तौर पर आया है, मैं इस पर ज़रूर गुफ्तगू चाहूँगा आपसे। मुझे ये बताएं कि पहले मतलब हमारे यहाँ बड़े पुरकशिश किस्म के इश्तहारात चलाए जाते हैं कि ये तेल जो है ये ओमेगा 3 है, ये दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। पहले मतलब कहा गया कि जी देसी घी सेहत के लिए नुकसानदेह है, ये ब्लड वेसल्स को जो है ये फलां कर देता है, टमकान कर देता है, आप ये सोयाबीन का ऑयल इस्तेमाल करें, आप ये वेजिटेबल ऑयल्स के ऊपर आएँ, ये घी जो है ये आपको नुकसान पहुंचाता है, तेल इस्तेमाल करें। पहले डॉक्टर्स ने भी तरकीब दी कि आप ऑयल की तरफ आएँ। अब क्या वजह है कि क्यों इस तरह से ये रिपोर्ट्स चल रही हैं कि जी तेल नुकसानात दे रहे हैं और इनसे बड़े ज़्यादा प्रॉब्लम आना शुरू हो गए? अच्छा, मैंने ना सर क्योंकि ये प्रोसेस देखा हुआ है, तो उसके बाद मैं आपको ना बड़ा कॉन्फिडेंटली इसका आंसर दे सकता हूँ जी। जब एक चीज़ है ना उसका तेल निकल आता है सर, वो तेल होता है अच्छे खासे ब्राउन से रंग का होता है, गाढ़े रंग का होता है। अब उसके अंदर ना सर इन्होंने मनों के हिसाब से केजीज में कास्टिक सोडा डालते हैं उसका रंग साफ़ करने के लिए। अच्छा सर, कास्टिक सोडे से ये जो इतना आप बड़ा गोल्डन सा आपको ऐसा लग रहा है जैसे सोने जैसा तेल पड़ा हुआ है, ये सोने जैसा निकलता नहीं है, इसको सोने जैसा बनाया जाता है। कास्टिक सोडा और इतने सारे केमिकल्स डाल के इसको ये शेप दी जाती है। अब आप ये देखें जो हम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल भी कर रहे हैं ना, वो बेसिकली ये कुकिंग ऑयल भी नहीं है, ये वेजिटेबल ऑयल भी नहीं है, इसके खूबसूरत जो इसको बनाया हुआ है उसके लिए कास्टिक सोडा और बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं, तब इसकी ये वाली शेप जो हम इस्तेमाल करते हैं ये आती है। अब आप देखें कास्टिक सोडा इतना सा भी कितना टॉक्सिक होता है, मैदे को सर मैदे की धज्जियाँ उड़ा कर रख देता है। सो अब आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि जो लोग बेसिकली पहले एडवोकेसी करते थे कि आप इन तेल ये जो घी से हम शिफ्ट हों ऑयल पे, ये बड़ी वेव चली थी पिछले डेकेड में, यही वेव चल रही थी कि हमें घी से ऑयल पे शिफ्ट होना चाहिए क्योंकि ऑयल के अंदर कोलेस्ट्रॉल कम है। अच्छा, अब होता ये है कि सर ऑयल के बाद हमने ये देखा है कि जितनी भी ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम है ऑयल उसको कवर नहीं कर रहा। ऑयल तो हमारी सोजिश में और इजाफा कर रहा है। मैदे के मसाइल कौन सा घी से कभी गौर किया है कि घी से हम शिफ्ट हो गए हैं ऑयल पे, तो क्या इसमें कोई तब्दीली आई है हमारी सोसाइटी में? कोलेस्ट्रॉल भी वैसे ही है, ब्लड प्रेशर भी वैसे ही है, शुगर भी वैसे ही है, हार्ट अटैक भी। तो फिर क्या मतलब हुआ कि हमें घी से ऑयल पे भी, तो इसका मतलब है ऑयल इज नॉट द आंसर टू कंट्रोल दीज कोमॉर्बिडिटीज। तो असल प्रॉब्लम कहाँ पे है? असल है कि नेचुरल लाइफस्टाइल, कि हमें बेसिकली 3 से 4 ही ऑयल या घी इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी इस्तेमाल करें, कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करें, सरसों का तेल इस्तेमाल करें, बस इसके अलावा सर और कोई चीज़ इस्तेमाल करने वाली है ये भी बहुत, और या फिर जैतून का तेल, ये 4 तेल के अलावा आप और कोई इस्तेमाल ना करें, और वो भी इंतहाई कम मिकदार में स्प्रे करें, बिल्कुल स्प्रे करें। ऐसे ही जैसे एक छोटे से चम्मच के अंदर आपने ऑयल ऑमलेट बना लिया या फिर आपने उसको फ्राई कर लिया बहुत थोड़ी मिकदार में, ये भी इतना जुडिश
इनका इस्तेमाल भी मैं रिकमेंड नहीं करता। कम से कम ये 4 सिर्फ आप इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब, आपकी बात से मुझे बात याद आई कि मैं पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो देख रहा था। हमारे मतलब हमसाया मुल्क इंडिया के कोई डॉक्टर थे और वो कह रहे थे कि जी हमने 100 रेसिपीज़ की एक बुक बनाई है जो ऑयल फ्री खानों की रेसिपी है। अच्छा। कहते हैं कि जी मतलब मसाले भूनने हैं ना आपने, आप पानी डालें, नॉन स्टिक पैन में पानी डालें, उसमें आप मसाले डाल दें। मसालों ने फ्लेवर वही देना है जो आपने घी में भुनने के बाद देना है। बिल्कुल ऐसे ही। कहते हैं आप भूनते जाएं, इस तरह से करते जाएं। एक तो नॉन स्टिक पैन होगा, उसमें आप पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएं, वो लगेंगे नहीं। अच्छा, कहता है जी ये एक हमने कॉमन मसाला बना दिया है। अब इसमें हम मुख्तलिफ 100 किस्म की चीज़ें इंग्रेडिएंट्स ऐड ऑन करने के बाद हम 100 रेसिपीज़ बनाते हैं ऑयल फ्री। बिल्कुल सर, ऑयल फ्री ही जाना है। देखिए फ्यूचर जो है ना, जो आप मुझे अगर पूछें कि सेहत की ज़मानत कहाँ से शुरू होनी है, तो पहला कदम है हमें ऑयल फ्री रेसिपीज़ की तरफ जाना है। सही है सर, ये पहला कदम होगा कि हम किसी अच्छी उसकी तरफ, क्योंकि ये वेजिटेबल ऑयल सर दे आर वेरी मच टॉक्सिक। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमारा कोई कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल है, लदा हुआ है मरीज़ों के साथ, फालिज लोगों को इंतहा से ज़्यादा हो रहा है, शुगर ब्लड प्रेशर का मरीज़ हर घर में मौजूद है। आखिर कुछ ना कुछ तो हमारे खानों में ऐसी चीज़ है जो एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो सबका ऑयल है, कुकिंग ऑयल है। सर, ना किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल है, किसी का भी आप करवा के देख लें, आसमानों पे चढ़ा होता है। लोग इस डर से करवाते ही नहीं कि निकल ही ना आए कोलेस्ट्रॉल। सही बात है, एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर तो आपने मुख्तलिफ किस्म की कॉमन डिजीज़ का जिक्र किया, तो अभी फ़ौरन जो मेरे जहन में ख्याल कूदा वो ये था कि हम देखते हैं कि पहले कभी किसी दौर में पित्ते की पत्थरियों के हवाले से बहुत रेयर होता था कि किसी खातून को सुनना कि इसके पित्ते के अंदर पत्थरी हो गई है। अब तो तकरीबन कॉमनली मेल फीमेल दोनों में, और ख़ास तौर पर मैं देख रहा हूँ कि नौजवानों में ये कैफियत जो है वो आम तौर पर बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही। इसके फैक्टर्स में से कौन कौन सी चीज़ें शामिल सर, ये जो बेसिकली पित्ते की पथरी की मर्ज़ है ना, ये ज़्यादातर फीमेल्स को होती है। वो वाली फीमेल्स जो कि 40s की एज में होती हैं, सही है, और थोड़ी ओबीस होती हैं। इसके लिए बल्कि अक्सर एक वर्ड यूज़ किया जाता है, फीमेल 40 फैटी फर्टाइल। अच्छा 4F। ठीक है, फीमेल होती है, 40s में होती है, फैटी होती है और फर्टाइल होती है। fertile। ठीक है, ये 4 कंडीशंस में आप अक्सर देखें तो जब फीमेल्स को ये प्रॉब्लम आ जाता है। अब वो फैट है ना जो सर, वो फैट कोलेस्ट्रोल है। वो कोलेस्ट्रोल इसके साथ मिलके बॉडी दूसरे पार्टिकल के साथ मिलके स्टोन्स भी बनाता है। बिल्कुल ठीक। तो ये अल्टीमेटली फिर वो जब पित्ते में इकट्ठे हो जाते हैं तो पथरियां बन जाती हैं। सही। तो इसलिए क्योंकि हमारे खाने की आदतें ख़राब होती जा रही हैं, हमारी सोसाइटी में ओबेसिटी बहुत कॉमन होती जा रही है। उस ओबेसिटी नहीं तो सर ये कोलेस्ट्रॉल, ये पथरियां बनानी है। सही। तो वहीं से फिर सर मसाने के मसाइल, सॉरी ये पित्ते के मसाइल, गॉल ब्लैडर के मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं। और अल्टीमेटली हर बंदे, तीसरे चौथे बंदे का सर पित्ता काटा जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट मेडिकल नहीं है, ये इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट है। खुदा ना खासा ये उसकी सोजिश कर सकता है और फट सकता है, और इसके अपने आगे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है। तो अगर किसी को नहीं कह रहा कुछ तो चाहे साल कुछ ना कहे, लेकिन अगर किसी में करने हैं तो बड़ी सीवियर कॉम्प्लिकेशन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पित्ते की जो पत्थरियाँ बनती हैं, इसके मेन फैक्टर्स क्या क्या हैं, वजूहात क्या क्या हैं? इसमें मेन तो यही है कि डाइटरी फैक्टर्स, जैसे डॉक्टर महबूब साहब ने बताया कि आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा फैट इनटेक, उससे तो इसका कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन आपकी जब बेसिकली वैसे ओबेसिटी है ना, बेसिकली वैसे मोटापा है आपका, तो उसकी वजह से है ये सारा प्रॉब्लम। और डाइजेशन आपकी प्रॉपर नहीं होती इसकी वजह से, और वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होनी, और मेन ये है कि आपने खाना खाया उधर ही लेट गए, चलना फिरना नहीं है, तो वो एक सारे इसमें फैक्टर्स इसमें को रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हमारे ऑयली खाने हैं, जो घी वाले खाने का आमतौर पर कॉमनली कहा जाता है ना कि घी सवारे हंडिया बड़ी बहू का नाम, कि घी जो है वो हंडिया सवारता है और नाम बड़ी बहू का हो जाता है। तो क्या ये जो ऑयल है ये भी एक फैक्टर है पित्ते की पत्थरियों को बनाने में, या इसका कोई रोल नहीं है? बेसिकली इंडस्ट्रियल ऑयल बेसिकली इन्फ्लेमेशन करवाता है, उसमें जो फैट पाया जाता है ना, वो ये सारा कुछ प्रोसेस करवा सकता है, जो सोजिश वाला फिनोमिना है उसमें। लेकिन जो हमारे जो अल्टरनेट ऑप्शंस बताई गई हैं फैट के इनटेक में, वो इस तरह के प्रॉब्लम नहीं करवा सकते। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि इसके जो जब अगर किसी को पित्ते की पत्थरी हो जाती है तो उसके लिए कॉमनली तशखीस के जो अवामिल है वो कौन कौन से हैं? अल्ट्रासाउंड सर, वन एंड ओनली।
अच्छा, सिम्टम्स क्या आते हैं इब्तदाई तौर पर, बंदा सर, कॉन्शियस हो जाए इसके हवाले सर से? यही जो जिगर मैदे के कॉमन मामलात है ना, जिसमें बदहज़मी है, पेट में दर्द है, गैस रहती है, उस पेट में ये अफारा रहता है लोगों को, यही गॉल ब्लैडर स्टोन्स की यही अलामात हैं, क्योंकि ये फिर अल्टीमेटली जो आपके मैदे को मुतासर कर रही होती है। और वही मैदे के मसाइल सर जो हमने अभी कॉमन पहले डिस्कस किए हैं, वो गॉल ब्लैडर स्टोन्स के वही सिम्टम्स हैं जो कि अभी हम सारे मैदे के मसाइल डिस्कस कर चुके हुए हैं। बिल्कुल ठीक फिर जब इनका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो गॉल ब्लैडर में पत्थरियाँ निकलती हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसका सोल्यूशन फिर फाइनली यही है कि इसको सर्जिकल ट्रीटमेंट सर, वन एंड ओनली सर्जिकल ट्रीटमेंट, इसका मेडिकल ट्रीटमेंट है ही है ही नहीं, मतलब दवाइयों की तरफ नहीं जाना चाहिए। इसमें यह है कि अगर सिम्टम्स नहीं आ रहे, कोई ऐसा सीरियस प्रॉब्लम नहीं हो रहा है इनकी वजह से, तो फिर तो जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर सिम्टम्स आ रहे हैं किसी को, लाइक सोजिश हो रही है बार बार गॉल ब्लैडर की, गॉल ब्लैडर बेसिकली आपको दाईं साइड पे पसली के नीचे दर्द करवाएगा ज़्यादा, उल्टी मतली वाली हालत करवाएगा, इनडाइजेशन करवाएगा, तो उस सूरत में फिर रिमूवल ही इसकी यानी कि ऑप्शन है, इसके अलावा नहीं है कोई। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहबान, फिर बात करते करते वक्त हो गया है वक्फे का, तो हमें वक्फे की तरफ जाना है। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, यकीनन हमें बढ़ना है एक वक्फे की तरफ। हाजिर होते हैं इस वक्फे के बाद। लेकर दवाएं मोहब्बत देते हैं पैगाम सेहत, लेकर दवाएं मोहब्बत देते हैं पैगाम सेहत। वेलकम बैक मौजूद ख़वातीन और हज़रात। ब्रेक पर जाने से पहले पित्ते की पत्थरियों के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। इसके अलावा मज़ीद डॉक्टर साहिबान से जानते हैं, डॉक्टर कैसर फ़ारूक साहब जो कि रिमेटोलॉजी में भी स्पेशलाइजेशन है इनकी, इस हवाले से थोड़ी सी इनसे गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, जोड़ों के दर्द की आम तौर पर बड़ी कॉमन सी हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस है, और देखने में ये आया है कि जब किसी को जोड़ों का दर्द स्टार्ट होता है तो वो आम तौर पर हमारे नी जॉइंट से स्टार्ट होता है। और अब लोग कहते हैं कि जी हमें उठने बैठने में बड़ी दिक्कत होती है, चलने फिरने में बड़ी दिक्कत होती है, तो इसके लिए सबसे पहले कॉमनली मतलब जो रिपोर्ट होते हैं केस आपके पास, वो किन अलामात के साथ रिपोर्ट होते हैं? दरअसल इसमें दो तीन चीज़ें मैं आपको गाइड करना चाहूँगा कि जॉइंट पेन में सबसे प्रीडोमिनेंट जो जोड़ हैं वो दो ही हैं। जी। एक नी जॉइंट है और एक बैक का कमर का जोड़ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रेशर आपकी बॉडी का बर्दाश्त करता है वो आपके घुटने हैं या कमर है। अब घुटने के दर्द को बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं यूरिक एसिड के साथ, जो यूरिक एसिड के साथ गलत को रिलेट किया जाता है। यूरिक एसिड के जो दर्द होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, उनकी मैं डिटेल थोड़ी बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले हम घुटने के दर्द की बात करते हैं। घुटने के दर्द जो ज़्यादा प्रॉब्लम आता है लोगों को, वो चलते फिरते हुए जोड़ में दर्द करते हैं घुटने, और क्रैकिंग साउंड्स भी आती हैं, लाइक नमाज पढ़ते हुए चलते फिरते उसमें पेन होती है, और इसमें समटाइम चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। अब इसमें जब हम मुआयना करते हैं तो उसमें हमने कुछ खास टेस्टिंग करना होता है, देखना होता है कि लाइक जोड़ में पेन है तो किस नोयत की है। उसके बाद फिर एक्सरे करवाया जाता है घुटने के दर्द के लिए, देखना होता है कि हड्डी में रगड़ तो नहीं खा रहे। जो इसमें प्रॉब्लम घुटने में जो सबसे कॉमन है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि जो घुटने के जो हड्डियाँ दोनों मिल रही हैं वो आपस में गैप कम होने की वजह से आपस में स्ट्राइक डाउन कर रही होती हैं, आपस में रगड़ खा रहे होते हैं। एक लेयर होती है जैसे कार्टिलेज बोलते हैं, इसके लिए वो डैमेज होने की वजह से जब हड्डियाँ आपस में रगड़ खाती हैं उसकी वजह से पेन होती है। अब इसकी वजूहात मुख्तलिफ नोयत की हैं, किसी का वज़न ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी आपके घुटनों पे प्रेशर आएगा, तो वो टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता वो रगड़ खाना बढ़ जाएगा। दूसरे नंबर पे कुछ लोगों में अगर कुछ ट्रॉमा की हिस्ट्री है, किसी को कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके बाद भी ये प्रॉब्लम उस टाइम तो मे भी उस तरह डैमेज ना करे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ आ सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों की एडवांस एज यानी कि उम्र ज़्यादा होने की वजह से भी, क्योंकि पैसेज ऑफ टाइम आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं, तो उसकी वजह से भी ये घुटनों में दर्द हो सकता है। इसके अलावा जो कमर के दर्द के पेशेंट्स होते हैं उनमें भी वही प्रॉब्लम आता है कि पेन सबसे कॉमन सिम्टम है, सारी जितने भी जोड़ों के दर्द हैं उसमें चलते फिरते हुए अकड़ाव और दर्द की शिकायत आती है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आपने यूरिक एसिड का जिक्र किया, तो अगर हम उस तरफ जाएं तो क्या यूरिक एसिड जो है ये इट्सेल्फ कोई अपनी बहुत बड़ी बीमारी है, या ये भी कोई ग़िज़ाई मतलब रद्दोबदल के हवाले से ये बीमारी हमें हो जाती है? जी, मैं इसमें गाइड करना चाहूँगा कि यूरिक एसिड के साथ जो प्रॉब्लम होता है ना जोड़ों का, वो नॉर्मली जिसे हम मेडिकल साइंस में गाउट कहते हैं जी। हमारे यहाँ जीपी डॉक्टर्स भी या इवन पेशेंट्स के ज़हन में होता है किसी किस्म की भी जोड़ में दर्द है तो वो गाउट है।
तो जो कि गलत एक कॉन्सेप्ट भी है। गाउट बेसिकली जो बीमारी है ना, जो यूरिक एसिड के साथ जो कनेक्टेड है, वो स्पेशली जो जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें आपके जो पाँव का बड़ा अंगूठा है उसकी बेस को इन्वॉल्व करता है सबसे ज़्यादा। उसके अलावा टखनों पे, घुटनों पे या बाकी जोड़ों पे आ सकता है, एड़ियों में भी आता है, एड़ियों में भी आ सकता है, लेकिन एड़ियों में कम इम्कान आते हैं। अच्छा। लाइक जो एंकल जॉइंट को ज़्यादा कॉमनली, या फिर जो बड़ा अंगूठा है उसकी बेस का जो स्टार्ट वाला जोड़ है उसको अफेक्ट कर सकता है। इसमें होता ये है कि यूरिक एसिड की जो दर्द होगी, एक तो वो बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन होगी, मॉर्निंग में ज़्यादातर होगी सुबह के टाइम, क्योंकि जो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स होते हैं वो जब वेदर कोल्ड होता है तो उस टाइम वो डिपॉजिट होते हैं जोड़ों में, तो उस टाइम सीवियर पेन होगी। सेकेंडली इसके साथ जो जोड़ों के दर्द होगी उसमें जैसे हम कहते हैं कि सोजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होगी, उसकी वजह से स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी और वो टच करने से वार्म होंगे। यूरिक एसिड की दर्द की ये निशानी है जिस पे हम यूरिक एसिड की दर्द को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये यूरिक एसिड की बीमारी है या नहीं। हमारे यहाँ होता है कोई भी दर्द हो तो उसको यूरिक एसिड के साथ कोरिलेट कर लिया जाता है। अब आते हैं कि यूरिक एसिड के साथ जो प्रॉब्लम्स होते हैं, आया कि यूरिक एसिड बनता कैसे। यूरिक एसिड की बेसिकली जो बनने का प्रोसेस है उसमें भी कुछ मिसकॉन्सेप्ट हैं कि यूरिक एसिड को ट्रीट कब करना चाहिए। एसिम्प्टोमेटिक हो, किसी का यूरिक एसिड 9 तक भी बढ़ा हो तो हम ट्रीटमेंट एडवाइज नहीं करते। एसिम्प्टोमेटिक अगर हो, एसिम्प्टोमेटिक मींस कोई अलामत मौजूद नहीं है, लाइक किसी को गाउट नहीं है, आर्थराइटिस इस नोयत का जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो नहीं है, और यूरिक एसिड का टेस्ट 9 तक है, 9 तक है, तो और इसके साथ कुछ और यानी कि यूरिक क्रिस्टल्स के जो होते हैं वो फिर पथरियाँ भी बनाते हैं इसके साथ, यानी कि जो नेफ्रोलिथियसिस जिसे हम कहते हैं किडनी स्टोन्स, अगर वो किडनी स्टोन्स यूरिक एसिड वाले स्टोन्स नहीं है तो यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। इसको सिर्फ डाइट से आप कंट्रोल उस टाइम तक कर सकते हैं। डाइट में जो सबसे कॉमन इसको चीज़ अफेक्ट करती है वो फ्रूट्स है। जो फ्रूट में जो चीज़ सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो है फ्रुक्टोज। बेसिकली लिवर में जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो जिगर में, वो फ्रूट को कन्वर्ट करता है यूरिक एसिड एंड प्रोडक्ट्स में, और जूसेस जो स्पेशली जो जूसेस में पाया जाता है, हर किस्म का, ये डब्बे वाला भी और फ्रेश भी, हर किस्म का जूस जो होता है वो कन्वर्ट होता है यूरिक एसिड में, और वो यूरिक एसिड आपके ब्लड में बढ़ता है तो वो ये सारे प्रॉब्लम्स करता है। बाकी यूरिक एसिड की स्मॉल अमाउंट कुछ जो प्रोटीन डाइट है उससे स्लाइड सी आती है, लेकिन वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती। जो सबसे ज़्यादा आती है वो फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप है जो फ्रूट्स में पाया जाता है। डॉक्टर साहब, एक बड़ी मतलब कंट्रोवर्सी सी बात है कि आमतौर पर कहा यह जाता है कि आप रेड मीट नहीं खाएंगे, आप प्रोटीन इनटेक फूड जो है वो नहीं करेंगे, सब्ज पत्ते वाली सब्जियां जो हैं वो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इनसे यूरिक एसिड बढ़ता है। लेकिन आप यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि प्रोटीन वाली ग़िज़ाएं जो हैं इनका रोल ज़रा थोड़ा सा कम है, निस्बतन ना होने के बराबर है। ना करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जूसेस हैं, और जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है बेसिकली वो यूरिक एसिड करवाता है। ये गलत कंसेप्ट है। बिल्कुल गलत। हमें बड़ा गोश्त नहीं खाना चाहिए, छोटा गोश्त नहीं खाना चाहिए। आप मॉडरेट अमाउंट में सारी चीज़ें खा सकते हैं, खा सकते हैं। अगर यूरिक एसिड वाला पेशेंट अगर है, जिसको यूरिक एसिड है, वो सारी ये चीज़ें मॉडरेट अमाउंट में अपनी बॉडी की जो उसकी हिम्मत है, इस्तिताअत है, उस हिसाब से ये ले सकते हैं। उसका यूरिक एसिड से कनेक्शन उस तरह नहीं है। यूरिक एसिड बेसिकली मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स के साथ एसोसिएट करता है, जिसमें प्री डायबिटीज़ का होना, ब्लड प्रेशर का होना, फैटी लिवर का होना या कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना। यूरिक एसिड बेसिकली मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक प्रॉब्लम होता है, उसके साथ कोरिलेट करता है ज़्यादातर लोगों में। हाँ, कुछ लोगों में जेनेटिक हो सकता है, लाइक पेरेंट्स में था, लाइक किसी के, तो उसके आगे ट्रैवल कर सकता है। वो डाइट से के साथ उसका कनेक्शन नहीं है, वो डाइट से आउट हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो ज़्यादातर लोगों में पाया जाता है वो ये वाला जो मैंने आपको डाइट के साथ बताया। बिल्कुल ठीक है। मतलब मेरे लिए थोड़ी सी हैरानगी की बात इसलिए हुई है वाली कि आपने इसको बिल्कुल ही मतलब अलग से कर दिया। गलत मेथ इस्तेमाल होती है यहाँ पर कि जनाब आपने बड़ा गोश्त नहीं खाना, रेड मीट नहीं खाना, आपने दालें नहीं खानी और आप ज़िंदगी की नेमतों से आप दूर चले गए। वही बात, पहली बात है कि यूरिक एसिड किसी का 6-7 पे उसको ट्रीट नहीं करना। सही। नॉर्मली हमारे पास होता ये है कि यूरिक एसिड 6-7 आ गया तो उसमें यूरिक एसिड की दवाइयाँ वो खा रहे होते हैं। यूरिक एसिड की दवाई के अपने बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, आपको बिला वजह यूरिक एसिड की दवाई नहीं खानी चाहिए। हमने सेल्फ मेडिकेशन की स्टार्ट में बात की, तो इसी तरह होता है, किसी को जोड़ में दर्द हुआ, किसी आसपास किसी से पूछा जी जोड़ में दर्द है, यूरिक एसिड की दवाई महीना खा ली। अच्छा डॉक्टर साहब वो जोड़ की दर्द ठीक होगी, तो यूरिक एसिड की दवाई 1 महीना खाई थी, आल्दो वो यूरिक एसिड की दर्द थी ही नहीं, वो आपने साथ पेन किलर ली, बेसिकली वो पेन किलर ने अफेक्ट किया, यूरिक एसिड का टेस्ट भी नहीं कराया और उसकी दवाई वैसे खाना शुरू कर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आमतौर पर ये देखा गया है कि अक्सर ख़वातीन या मर्द हजरात की शिकायत करते हैं कि जब हम सुबह सो कर उठते हैं
तो जब हम अपना पाँव ज़मीन पर रखते हैं तो हमारी एड़ी ज़मीन पर नहीं लगती, हमें दर्द उठता है, अंदर कील ठुकने का या टीसे उठने की दर्द होती है। फिर जब हम चलना फिरना शुरू कर देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाते हैं, तो हमारा दर्द कुछ बेहतर हो जाता है। क्या ये भी एक यूरिक एसिड होने की निशानी है या ये बिल्कुल कोई एंटायरली डिफरेंट चीज़? ये बेसिकली यूरिक एसिड के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन? ये बीमारी होती है, इसके प्लांटर फेशियाइटिस बोलते हैं। बेसिकली हमारे जो मसल लेयर है ना, उसके नीचे एक सेपरेट एक लेयर आती है, उसे फेशिया बोलते हैं, जिसकी सोजिश होने से ये प्रॉब्लम आता है, प्लांटर फेशियाइटिस। इसमें यूरिक एसिड के साथ कोई कनेक्शन नहीं है इसका। इसका ट्रीटमेंट ये है कि आप अगर सपोज ओवरवेट है पेशेंट। पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये मतलब इन्फ्लेमेशन होती क्यों है? ये इन्फ्लेमेशन मुख्तलिफ वजूहत से हो सकती है। लाइक सपोज आपका वेट ज़्यादा है और आपका बर्डन कंटिन्यूसली पड़ता है आपके पाँव के नीचे और आपका वो सोजिश हो जाती है उस वजह से। दूसरा आपका हार्ड जूता है, यानी कि आपने बहुत नीचे से जो सोल है वो हार्ड है नीचे से चलने फिरने में, तो उसकी वजह से भी कंटिन्यूस प्रेशर आने की वजह से भी ये इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो इसमें जो ट्रीटमेंट हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के जरिए बताते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं कि वो की जाए। इसके साथ अगर वेट को कम किया जाए, और शूज़ में मॉडिफिकेशन बताई जाती है कि आपको जूता चेंज करने की ज़रूरत है ताकि ये चीज़ ठीक हो जाए। अच्छा, मैं जूतों के हवाले से अगर एक सवाल आपसे करना चाहूँ, आमतौर पर मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स ये क्लेम करते हैं कि हमारे जूते जो हैं वो मेडिकेटेड हैं, उनके अंदर छोटे छोटे फोड़े भी उन्होंने निकाले होते हैं। तो क्या ये जूते जो हैं ये वाक़तन आपके मतलब इन किस्म की तकलीफ़ात के लिए हेल्पफुल होते हैं या ये सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए सारा कुछ? दरअसल जैसे है ना कि एक पेशेंट को घुटने का पेन है या जो हमने प्लांटर फेशियाइटिस डिस्कस की, ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन है, उनमें ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल तो होती हैं, लेकिन बाकी चीज़ें भी साथ में कंबाइन होती हैं। अगर आपका सपोज वेट बहुत ज़्यादा है और आपने जूते पहन भी लिए तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसकी वजह से, और आपने बाकी जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो साथ में ऐड नहीं की। जूता ऐसा होना चाहिए कि लाइक आपको लगे कि आप बिल्कुल नीचे से प्रेशर ना आ रहा हो, आपके लाइक कमर पे प्रेशर ना आ रहा हो, आपके घुटनों पे ना आ रहा हो, आपको फीलिंग आए कि आप बिल्कुल सॉफ्ट चीज़ पे चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। इन बीमारियों में एक्सरसाइज का क्या रोल है? एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक्सरसाइज तो बेसिकली किसी भी सपोज हमने घुटने की बात की या कमर की बात की या ये पाँव के दर्द की बात की, इनमें एक्सरसाइजेज ये है कि आपके पट्ठों को स्ट्रॉन्ग करती हैं और आपकी हड्डियों की जो मूवमेंट्स हैं उसको स्टेबलाइज करती हैं। तो एक्सरसाइज तो बहुत इंपॉर्टेंट उसमें रोल है, और हर जॉइंट्स की डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं और हर पेन के हिसाब से वो गाइड की जाती है। सपोज किसी को घुटने के दर्द है तो उसमें हिसाब से मुख्तलिफ होगी, किसी को कमर का दर्द है तो उसकी एक्सरसाइज मुख्तलिफ होंगी, और एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट रोल है जिसमें फिजियोथेरेपी बेसिकली शामिल होती है। वो फिर डॉक्टर मुआयने के बाद ही एडवाइस कर सकते हैं कौन सी फिजियोथेरेपी किस पेशेंट ने किस लेवल पे करनी है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से अगर हम बात करें इन्हीं, तो देखने में ये कॉमन प्रैक्टिस है कि हमें आम तौर पर जो भी दर्द की गोली आपको अफाका दे देती है वक्ती तौर पर, वो हम लोग रूटीन में डॉक्टर की एडवाइस के बगैर लेते चले जाते हैं। इसका नुकसान कितना है? देखिए, 2 मेडिकेशन हैं जो कि जॉइंट पेन वाले पेशेंट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक स्टीरॉइड, नंबर 2 पेन किलर, एनसेड जैसे बोला जाता है। दोनों का जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है वो स्टमक डिस्टर्बेंस है, लाइक मैदे की तेज़ाबियत और मैदे के प्रॉब्लम्स। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम्स का है, लाइक आपकी किडनी फेलियर का तरफ ले जाती है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आंखें बंद करके पेन किलर ले रहे होते हैं और बेतहाशा ले रहे होते हैं। ये डोज भी नहीं देखते कि इसकी डोज क्या है, कितनी लेनी है, कब तक लेनी है, और क्योंकि वो दर्द होता है तो ले लेते हैं। और इवन किसी का खुदा न खास्ता पहले से ही किडनी का प्रॉब्लम हो जो कि साइलेंट हो, कोई मसला ना हो, ऊपर से पेन किलर ले लेके उसको और फेलियर की तरफ ले जाते हैं। और ऐसे कई पेशेंट्स डेली हॉस्पिटल में रिपोर्ट होते हैं कि जिन्होंने बिला वजह पेन किलर ले लेके अपने मैदे का भी बेड़ा गर्क कर लिया और गुर्दे के भी हालात ख़राब कर लिए। बिल्कुल ठीक। सेल्फ मेडिकेशन इस हवाले से अवॉइड करनी चाहिए और डॉक्टर के मशवरे के बाद इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर साहब, यहाँ पर वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुजरा, हमें पता ही नहीं चला कि हमारा जो ये प्रोग्राम है वो अपने इख्तिताम की तरफ चला गया। लेकिन मैं आपसे जल्दी जल्दी से एक सवाल पूछना चाहूँगा। डॉक्टर साहब ने जो जिक्र किया है, ये जो हमारी पेन किलर्स हैं, ये किस हद तक किडनी फंक्शन को जो है वो डिस्टर्ब करती हैं? बहुत ज़्यादा सर। आप ये देखें कि सोसाइटी में पेन किलर्स भी बहुत कॉमन है और आसानी से मिल जाते हैं, और उसके बाद फिर होने वाले मैदे और किडनी के मामलात को बहुत तेज़ी से ख़राब करते हैं। देखें, लाइक 2-3 दिन के लिए कोई मेडिसिन लेना वो इतने साइड इफ़ेक्ट नहीं करती, लेकिन अरसा दराज तक लोगों के पट्ठों और जोड़ों में दर्द रहता है और उसके लिए वो एक लंबे अरसे तक पेन किलर्स लेते रहते हैं। और अल्टीमेटली सर इसे हम कहते हैं पेन किलर इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी, यानी कि NSAID इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी,
किडनी फेलियर की तरफ ले जाता है ये। सही, मतलब इस तरह इस सूरत हाल में हमें इस तरह की जो प्रैक्टिस है वो नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, वर्ल्ड वाइड रिकमेंडेड नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बाय लॉ तो शायद पाकिस्तान में भी है, लेकिन क्योंकि आसानी से मिल जाती है तो इस वजह से फिर मेरा ख्याल है वो इसका बेदरेग इस्तेमाल बिल्कुल ठीक होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक कैसर साहब, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। डॉक्टर महबूब साहब बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि इस मुख्तसर से वक्त में हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन मुझे तशनगी लग रही है कि शायद हमारे पास अभी और बहुत सारा कुछ है बताने के लिए और कहने के लिए, लेकिन फ़िलहाल मतलब आप दोनों के हजरात की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया और हमारे नाजरीन तक इतनी बेहतरीन मालूमात देने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मज़द ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम में जो सबसे ज़्यादा बात अहम तौर पर हमारे सामने आई है वो बात ये है कि सेल्फ़ मेडिकेशन सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो होता है ओवर यूज़ ऑफ एनी ड्रग, किसी भी दवा का इस्तेमाल आपके जिस्म के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। माशरे में फैले हुए मुख्तलिफ़ किस्म के क्रॉनिक अमराज यानी मुज़मन अमराज जो कि इर्रिवर्सिबल होते हैं, इनकी तादाद में इजाफ़ा जो देखने में आ रहा है उसमें सबसे बड़ा रोल हमारी अपनी सेल्फ़ मेडिकेशन है। सबसे ज़्यादा कॉमन हमारा जोड़ों का दर्द है और या दांत का दर्द है। अगर इस दर्द में, इन दोनों दर्दों में आमतौर पर हम क्या करते हैं, एक नीली गोली हम इस्तेमाल करते हैं और हम रूटीन में रोज़ाना 24 घंटे के बाद फिर जब बढ़ता चलता है तो फिर सुबह शाम की डोज पे आते हैं, फिर सुबह दोपहर शाम की डोज पे आते हैं, और जब ये तकलीफ़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमें 6-6 गोलियाँ खाकर भी आराम नहीं आता तो फिर हम अपने डॉक्टर की तरफ भागते हैं और डॉक्टर वहाँ पर फिर आम तौर पर वो परेशान हो जाता है कि अब मैं इसको किस इलाज की तरफ लेके जाऊं, और मरीज़ जो है वो अपने मज़मन मर्ज़ की तरफ बढ़ चुका होता है। यहाँ पर जो किडनी फेलियर की बात हुई है, जो बहुत ज़्यादा केसेस हमारे यहाँ यंगस्टर्स में भी रिपोर्ट हो रहे हैं, उसके पीछे जहाँ पर हमारी ग़िज़ाई बेतरतीबी शामिल है वहाँ पर हमारी सेल्फ़ मेडिकेशन भी इसका एक बेहतरीन हिस्सा है। अगर आपको अपने आप को आप बचाना चाहते हैं, सेहतमंद रखना चाहते हैं, तो खुदारा जहाँ पर आप अपनी ग़िज़ाई तब्दीलियों की तरफ तवज्जो दें, वहाँ पर सेल्फ़ मेडिकेशन से भी ज़रूर बचें, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। पैगाम टेलीविज़न के प्रोग्राम पैगाम सेहत से अपने मेज़बान नदीमुर रहमान को दीजिए इजाज़त। आपका और मेरा हम सबका अल्लाह निगहबान। है सुबह शाम हर एक के नाम अपना पैगाम सेहत